सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके इस बार 18 तो एमसीक्यू आएंगे, 18 एमसीक्यू और 2 रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर 3x4 हमें दे रखा है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज, तो इस ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसके हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं 3x4 की एक जनरल मैट्रिक्स बना लेता हूँ। लेट्स से दिस इज A11 A12, 3 रो 4 कॉलम, तो A13 A14 3 रो बनानी है। दूसरी रो पहला कॉलम A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब आप चेक करें ऑर्डर कितना बन रहा है, 3 रोज बन रही हैं और 4 कॉलम्स बन रहे हैं। वो पूछ रहा था कि ऐसी मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे। चेक करो हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 3। वो यही पूछ रहा था कि हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जितने उसमें नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर कॉलम में एलिमेंट्स होंगे। उसमें आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो मैट्रिक्स जनरलाइज्ड फॉर्म में बना के देख लो और फिर वहां से काउंट कर लो। तो इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है, लेट पी ए इज ग्रेटर देन 0 एंड पी बी इज ग्रेटर देन 0। ए और बी हमारे पास 2 इवेंट्स हैं आपके, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है हमारे। देन ए एंड बी कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। मतलब वो कह रहा है तो क्या जो ए और बी है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा। देखो ए और बी दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप उन्हें तब कहोगे जब दोनों इवेंट्स एक साथ ना हो, मतलब अलग अलग इवेंट हो आपके। मींस उनके इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए उन इवेंट्स का। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। समझो अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब हम उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं आपका। अब यहां पर ये दे रखा है कि पी ए इज ग्रेटर देन 0 एंड पी बी इज ग्रेटर देन 0। सो ऐसा हो सकता है कि मे बी जो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पी ए ग्रेटर देन 0 है, पी बी भी ग्रेटर देन 0 है। हमारे पास और कंडीशंस नहीं है ये बताने के लिए कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो 0 के ही बराबर होगा। सो इट इज पॉसिबल दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे इतनी कंडीशंस के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते। बात करें म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की, जब हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर हो पी ए इंटू पी बी के, जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो बराबर हो किसके, पी ए इंटू पी बी के, तब हमारे जो A और B इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यहां पर हमें दे रखा है पी ए ग्रेटर देन 0 पी बी ग्रेटर देन 0।
तो ये मे बी बराबर आए या मे बी बराबर ना आए, हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो इतनी स्टेटमेंट के साथ हम ये भी वैलिडेट नहीं कर सकते हैं कि जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो PA इंटू PB के बराबर होगा। तो मतलब इतनी स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ कुछ भी नहीं कह पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हमें ट्रू फॉल्स बताना था इसमें, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसको फॉल्स बोलेंगे। आपका क्लियर है ना, एनी डाउट्स? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दे रखा है हमें, मैट्रिक्स दे रखी हैं 1 इंटू 2 प्लस वाई इंटू 2,5 इज इक्वल टू 4,9। ये आपका मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ से वो कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। तो जब मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 4, 9। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y 2x प्लस 5y इज 4, 9। अब आप चेक करें, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। हम यहाँ कह सकते हैं सिंस both the matrices are equal, so their corresponding elements are also equal। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो यहाँ से x प्लस 2y किसके बराबर आ गया, 4 के, और 2x प्लस 5y किसके बराबर आ गया, 9 के। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, इन्हें सॉल्व करना है और यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। आप लिख भी सकते हो, इक्वेशन सेकंड में से घटा रहे हैं हम इक्वेशन 1 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x 4y और 8, माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यहाँ डाल दिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करें। क्लियर हुआ है ना। कैसे करते हैं हम कि यहाँ पर जो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं वो इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर होगी, ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर होगी, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाएंगी। फिर आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड लगाओ और एक्स वाई की वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ से सिंपली हमें कर लेना है। 4 देखिए, हाउ मेनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली एलिमेंट्स 0 and 1। आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं यूजिंग द एलिमेंट्स 0 और 1। आप इन्हें एलिमेंट्स के नाम से भी वो बोल देता है और कई बार वो एंट्री वर्ड भी लिखता है इसके लिए, यूजिंग द एंट्रीज 0 and 1, एंट्रीज बढ़ा भी सकता है वो आपका, ठीक है। अब हमारे पास 2 क्रॉस 2 की एक जनरल मैट्रिक्स बनाओ, A11, A12, A21, A22,
पहले तो क्वेश्चन को ही समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि 2x2 की मैट्रिक्स ऐसी बनेगी जनरल, 0 और 1 को इन चारों पोजीशंस पर रख के हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। नहीं बस समझ में भाई, 0 को यहां रख ले, 1 को यहां रख ले, दोनों में 0 रख ले, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। तो उसको करने का सिंपल तरीका, कितनी एंट्रीज हैं आपके पास, 2, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, और पोजीशन कितनी है जिन पर आप उसे रख सकते हो, 4 पोजीशंस हैं, 1 2 3 4। तो जितनी एंट्रीज हैं उसकी पावर उसको लगा दो, यहां पे हो गया 16, यानी कि 16 मैट्रिसेस आप बना सकते हो यूजिंग दीज एंट्रीज। क्लियर हुआ है ना? जितनी एंट्रीज हैं प्लस जितनी पोजीशंस पर आप उसे फिल कर सकते हो, वो हो गया आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। यहां पर है जेड एक्स वाई, यहां पर है आपका 1 1 1। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 1 1 वाला फॉर्मेट बन रहा है, और जब हमारे पास 1 1 1 वाला फॉर्मेट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए 2 जीरोस बना लेते हैं उसमें। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये तरीका होता है। बट मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, आप देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ जेड है। अगर मैं R1 और R2 को जोड़ दूं, R1 और R2 को जोड़ दूं, यहां पर हम लिखेंगे ऑपरेटिंग, R1 में हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, R1 और R2 को जोड़ के हम R1 के अंदर लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। चेक करो, x वाई जेड ऐड करके आ जाएंगे। यहां पर भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर z x y, और यहां पे 1 1 1। मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया जा सकता है। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, 1 1 1 बचेगा, सभी में से निकल जाएगा, 1 1 1 जेड एक्स वाई, और यहां पर है आपका 1 1 1। अब आप इस किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर होगा। एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है। कोई भी पर्टिकुलर 2 रो या फिर 2 कॉलम्स एक जैसे बन जाएं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, बस इससे आगे सॉल्व ही नहीं करना, तुरंत 0 लिख दो। तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दे रखी है, द गिवन इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x, और हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, x वालों को एक तरफ लाएंगे और y वालों को एक तरफ ले जाएंगे। तो इस dx को इधर ले जाएं, dy इज इक्वल टू 10x dx, x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ हो गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे हो जाएगा dy, यहां पे हो जाएगा 10x dx। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
y हो जाएगा, और tan x का होता है log sec x, और जो कांस्टेंट है ना उसको भी log में ले लो आप, ठीक है। जो कांस्टेंट c हम लेते हैं उसको log में ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। या log m प्लस n का फॉर्मूला लगा लो, या फिर यहां बन जाएगा y इज इक्वल टू log c sec x। इस तरीके से ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। बट मोस्टली ना इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है इन्होंने दे दिया है वो ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है बुक के अंदर क्या दे रखा है मैं आपको बताऊं, वहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स दे रखा होता है। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है, ये तो इन्होंने बना के दिया, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है इसका, ठीक है। बुक के अंदर है वाई टेन एक्स यहां पर। अब वेरिएबल्स को जब हम सेपरेट करेंगे तो y को एक तरफ ले आओ, और यहां पे tan x dx, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा log y, और यहां पे tan x का होगा log sec x, और कांस्टेंट को भी हम क्या लेंगे log में ही लेंगे। यहां पर फॉर्मूला लगाओ log m प्लस log n, ये बन जाएगा log mn, यानी ये बन जाएगा log c sec x, यहां पे आ जाएगा log y। अब दोनों तरफ आप बोले कि log कैंसिल कर लो, या फिर दोनों तरफ e की पावर ले लेंगे तो ये log हट जाएंगे यहां से, तो y किसके बराबर आ जाएगा c sec x की, और यही क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये तो इन्होंने दिया था, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। ये क्वेश्चन बुक के अंदर दिया हुआ है, और जनरली ये क्वेश्चन आता है, मुझे लग रहा है इसमें इनसे लिखते टाइम क्या हुई है मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये y को लिखना भूल गए हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन था, बट इससे भी हमने कर दिया, इसका आंसर ये होगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी। हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वी हैड ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और वो कह रहा है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल दो ऑन बी वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और नीचे आता है जिस पर हम निकाल रहे हैं, यानी बी वेक्टर पर हम इसका निकाल रहे हैं। ए का बी पर निकाल रहे हैं तो बी मॉड्यूलस नीचे आएगा, और बी का ए पर निकाल रहे होते तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस नीचे आता। बट ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस j माइनस 2k कैप डॉट 2i माइनस 3j प्लस k कैप, और नीचे आ जाएगा हमारे पास बी वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 माइनस 2, और नीचे है आपका रूट 14, 9 माइनस 2 इज 7 बाई रूट 14। ये आपका प्रोजेक्शन है, बट कॉमन प्रैक्टिस ये है कि रूट को नीचे नहीं छोड़ते हम, तो इसको रेशनलाइज कर दो। नीचे क्या बन गया अब आपका 14 हो गया, 7 रूट 14 बाई 14, यानी कि 2 रूट 14 बाई 2 हमारे पास क्या है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन है। अगर वो यहीं पे बोल देता प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बता दो, तब फॉर्मूला होता बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और अब हम ए पर निकाल रहे हैं तो ए का मॉड्यूलस नीचे आएगा, दिस इज ए वेक्टर का मॉड्यूलस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है,
इफ y इज इक्वल टू log sin x देन dy by dx इज, हमें y क्या दे रखा है, log sin x दे रखा है, और वो हमसे कह रहा है कि dy by dx की वैल्यू बता दो। सिंपली डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे हो जाएगा dy by dx, पहले लॉग का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो cos x, और cos x अपॉन साइन एक्स इज cot x। तो dy by dx किसके बराबर आ रहा है, cot x। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point with position vector I cap plus 2j plus 3k cap and in the direction of the vector 3i plus 2j minus 2k in vector form, हमें यहाँ पर इक्वेशन बतानी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं मान लेता हूं कि पहले वाला जो वेक्टर है वो a वेक्टर है i plus 2j प्लस 3k कैप, दूसरे वाला जो वेक्टर है वो b वेक्टर है दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये है हमारा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस वेक्टर से तो पास हो रही है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। 1 पॉइंट फॉर्म वाली जो फॉर्म थी हमारी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो ए वेक्टर से तो पास हो रही है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और जो बी वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन में है आपकी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है, और बी वेक्टर वो पॉइंट लाइन है जिसकी ये डायरेक्शन में है, या फिर ये ऐसा भी बोल देता है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन में है या फिर बी वेक्टर के पैरेलल है, एक ही बात है। तो बस दोनों को यहां रख दो, ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप, ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो इस वेक्टर से पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ है? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ x इज इक्वल टू log t स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू log t क्यूब देन dy by dx इज, तो हमें x दे रखा है log t स्क्वेयर, y दे रखा है log t क्यूब, और वो हमसे कह रहा है कि अब यहां पर आप dy by dx की वैल्यू बता दो। तो हमें ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिनमें x और y किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में हमें दे रखे होते हैं। तो हम करते क्या हैं कि दोनों को उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं जिसमें कि हमें यहाँ पर वो दे रखी है। तो यहाँ से हमें dy by dt मिल जाएगा, यहाँ से dx by dt मिल जाएगा, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करके हम dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t वेरिएबल है तो dx by dt क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले log का करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और फिर टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t, t से एक पावर कैंसिल हो गई और यहां बचा 2/t। ठीक है, अब इसका करो dy by dt
इज इक्वल टू लॉग का करेंगे तो 1/t³ और t³ का करेंगे तो 3t²। यहाँ पे आ गया 1, दैट इज 3/t। तो dy/dt की वैल्यू क्या आ गई? 3/t आ गई। अब मुझे निकालना है dy/dx, तो इसको नाम दे दो सम 4, इसको नाम दे दो 3। डिवाइडिंग 4/3, इस 4th को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 3 से आपका। तो यहां पे आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? dy/dx मिल जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया? dy/dt है 3/t और dx/dt है 2/t। t से t कैंसिल हो गया, यहां बचा 3/2। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। अब वो z में दे देता, थीटा में दे देता, किसी में दे दे, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड करके dy/dx की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट I इज इक्वल टू cos √x बाई √x dx। तो ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का। अब आपको यहां दिख रहा है कि क्या करेंगे हम, अगर मैं √x को पुट कर दूं तो ये 1/√x यहां से चला जाएगा और फिर हम इजीली इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहां पर हम √x को क्या पुट करेंगे? t, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, ठीक है। और dx इज इक्वल टू dt, इसका dt/dx होगा, dx इधर आ जाएगा। क्वेश्चन में है हमारे पास 1/√x और dx, ये 2 नहीं है वहां पे, तो इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो यहां से 1/√x dx को मैं लिख दूंगा 2dt, ठीक है। अब यहां वैल्यूज रखो, ये बन गया cos t और 2dt, 2 बाहर आ जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, तो ये हो जाएगा sin t प्लस c, और t किसके बराबर है? √x के, 2 sin √x प्लस c। ये क्या आ गया? हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो केवल √x को पुट करना है और हमें वैल्यू यहां पर निकाल लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। If the feasible region for an LPP is unbounded, maximum or minimum values of the objective functions may or may not exist। अब आप समझे, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं कि मान लीजिए LPP के अंदर हम एक फिजिबल रीजन बनाते हैं, जैसे मान लो यहां इस तरीके से लाइन दी हुई होंगी, आपको एक लाइन ऐसे होगी। अब मान लो कि इन दोनों लाइंस का जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, इस तरीके से बाउंडेड होता है लाइंस के बीच में घिरा हुआ, जैसे यहां आ जाए ये वाला, तो ये वाला जो फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड है और ये वाला क्या है? अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हमारी हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यूज हैं वो डिफाइंड ही हों। जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड बनता है तो मे बी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल सकती हैं और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ना मिले। अब यहां पर जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है? इफ द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP इज अनबाउंडेड, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो सही बात है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या हो जाएगी? वो ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? एनी डाउट? क्वेश्चन 13 देखिए, इंटीग्रेशन से ही है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, यहां पर इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉस का होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का हमारे पास
कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है कि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाए। तो फिर हम साइन स्क्वायर का क्या करते हैं, उसको मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ से 2 को इस तरफ ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर इसको भी हम लिख देंगे, ये 1/2 को बाहर ले लेता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस, और यहाँ जो एंगल है उसका डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4x प्लस 10 dx। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। 1 का होता है x और cos का क्या होता है हमारे पास साइन, तो माइनस तो यहाँ पहले से है, साइन 4x प्लस 10, और इस 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन आएगा नीचे, वो हो गया 4 प्लस c। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10/8 प्लस c। ये क्या है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास दे रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। सिंपली प्रॉपर्टी है वेक्टर की, आपको लर्न होनी चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है ना? नेक्स्ट वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज ये CBSE 2023 में लास्ट ईयर पूछा गया है ये क्वेश्चन, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region determined by the system of constraints are, let z is equal to px plus qy where p and q are greater than 0, find the condition on p and q so that the minimum of z occurs at 3, 0 and 1, 1। पहले तो स्टेटमेंट को समझो, हमें क्या है, LPP में कोई फिजिबल रीजन दे रखा है, अब वो हमें नहीं बनाना है, मैं जनरली बना देता हूँ आपके लिए। कॉर्नर पॉइंट्स 3 आ रहे हैं तो इस तरीके से डिफाइन करना होगा, 1, 2 और ज़्यादा हो जाएंगे फिर। मान लो यही फिजिबल रीजन है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट ये फिजिबल रीजन है। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, 3 है। अब हमें दे रखा है आपका कि कोई फिजिबल रीजन है, देखो हमारे पॉइंट से ये मैच नहीं हो रहा है बट मैंने अज्यूम करवाया आपको कि ये एक फिजिबल रीजन है और इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, वो है 0,3 और 1,1 और 3,0। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसके, एक तो 0,3 यहाँ पर है और एक हमारा है यहाँ पर 3,0 पर और एक है 1,1। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर एक 1,1 है, एक यहाँ पर, ऐसे बनेगा कुछ फिजिबल रीजन। ठीक है, वो किसी भी तरीके से बन सकता है। अब वो ये कह रहा है हमसे कि यहाँ पर इस फिजिबल रीजन की जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वो केवल इन तीनों पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी वो इन तीनों पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करेगी। हमारे पास जो z है वो क्या दे रखा है, px प्लस qy, ये दे रखा है, z है px प्लस qy। अब वो ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो 3,0 पर है और 1,1 पर।
कई बार ऐसा होता है जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं तो 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। वो मिनिमम भी आ सकती है, वो मैक्सिमम भी आती है। वो ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी। तो मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूं एट 3,0, ये हो जाएगा 3p प्लस 0y दैट इज 3p। ये भी मिनिमम वैल्यू है। और z की वैल्यू निकाल लेते हैं एट 1,1, तो ये हो जाएगी हमारे पास p प्लस q, और ये भी मिनिमम वैल्यू है। अब ये सेम फिजिबल रीजन के लिए मिनिमम वैल्यूज हैं, तो दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो यहां से जो 3p है वो बराबर होगा p प्लस q के। p को इधर ले आओ और p किसके बराबर आ गया, q/2 के। तो यहां से p और q में हमने रिलेशन निकाल दिया। यही वो कह रहा था कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए इन दोनों पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू आती है, तो आप p और q में रिलेशन निकाल दो। वो मैक्सिमम के लिए बोल सकता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकते। कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है। देखिए द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, d⁴y अपॉन dx⁴ माइनस साइन d³ ओवर dx³। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है। ऑर्डर होता है जो उसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 4 ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। अब इसकी पावर है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। बट एक स्पेशल केस होता है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल आ जाए dy/dx, d2y/dx², d3y ओवर dx³, या फिर और भी कोई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उस केस में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहां पर लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। और वो क्यों नॉट डिफाइंड है, ये दिख गया है आपको, क्योंकि यहाँ साइन का जो एंगल है वो क्या दे रखा है, d3y ओवर dx³। तो हम डिग्री नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन 17 देखिए, हमारे पास a दे रखा है 3 - 1 4 2, b दे रखा है हमें 1 6 - 2 3 5 -1, ये दे रखा है b। अब वो कह रहा है कि a b एग्जिस्ट, b a एग्जिस्ट, a प्लस b एग्जिस्ट, a माइनस b एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट हमें चेक किससे करना है, इसको हमें चेक करना है ऑर्डर से। किससे, ऑर्डर से। मैं आपसे कहूं कि यदि a का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है p क्रॉस q, तो a b कब एग्जिस्ट करेगा, a b एग्जिस्ट कब करेगा, जब पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, यानी ये वाली टर्म बराबर हो, यानी p बराबर होगा n के। ऐसा ही होता है, मींस ये वाली टर्म इसके बराबर होगी, तब a भी एग्जिस्ट करेगा। और ba कब एग्जिस्ट करेगा, ba कब एग्जिस्ट करेगा, जब b का ऑर्डर पहले लिखेंगे हम p क्रॉस q और इसका ऑर्डर बाद में लिखेंगे, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो यहां से q किसके बराबर होगा, m के। अगर q m के बराबर है तो ba एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही है ना, BA मतलब BA हम कर पाएंगे। और A प्लस B या A माइनस B कब एग्जिस्ट करेंगे, वो तब एग्जिस्ट करेंगे जब ऑर्डर सेम होगा, मतलब M बराबर होगा P के और N बराबर होगा Q के।
जब ऑर्डर सेम होता है तभी तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3। अब आप चेक करो, क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा। बात करें हम किसकी, ए बी या बी ए की, तो ए बी चेक कर लेते हैं। ए बी के लिए ए का ऑर्डर पहले लिखो, बी का ऑर्डर बाद में लिखो। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ए बी एग्जिस्ट। बी ए के लिए भी चेक कर लो आप, बी का ऑर्डर पहले लिखें 2 क्रॉस 3, फिर ए का ऑर्डर लिखें। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। पहले वाले के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, नहीं है, तो बी ए डू नॉट एग्जिस्ट। तो अब तो आंसर सिंपल हो गया ना, कि ए प्लस बी ए माइनस बी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बी ए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ए बी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया? ए बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू द ऑफ द फॉलोइंग लाइन। डायरेक्शन रेशियोज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। जो हमारे डीआरस ऑफ लाइन है आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज ऑफ लाइन, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे। क्लियर है ना? इसके बाद ये तो हो गए 18 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू थे। अब हमारे पास हैं असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करते हैं हम असर्शन और रीजन को? असर्शन हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और रीजन एक स्टेटमेंट होती है। हम दोनों स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं और फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो असर्शन हमसे क्या कह रहा है? असर्शन ए हमें दे रखा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर हैव देयर, यहां लिखा हुआ है हैव देयर इनवर्स, हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। और असर्शन और रीजन क्या दे रखा है हमें? रीजन आर इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स एग्जिस्ट फॉर द इनवर्स ऑफ साइन एक्स एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए एग्जिस्ट करता है? x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको यहाँ पर। तो इसके लिए साइन एक्स के एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि रीजन में भी साइन एक्स दे रखा है हमें। अब सबसे पहली बात तो यही आती है कि साइन एक्स की डोमेन क्या है और रेंज क्या है। साइन एक्स की जो डोमेन है, मतलब इसमें एंगल आप क्या डाल सकते हो? एंगल आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ, दैट मीन्स रियल नंबर। और साइन की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ होती है? साइन की वैल्यू -1 to 1 एग्जिस्ट करती है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ -π/2, इनफैक्ट यहाँ पाई भी ले सकते हो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ पर π/2, इधर नंबर्स ले लो। यहाँ पर नंबर्स होंगे आपके -1 और 0 और इनके बीच के सारे नंबर्स। कोई भी फंक्शन जो है वो उसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 भी हो और
ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पर डोमेन है, यहाँ पर आपकी रेंज है इसकी कोडोमेन। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिले, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग इमेज मिले, तो फंक्शन क्या होता है हमारा? 1 1 होता है। और हर एक एलिमेंट के लिए यदि एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। ठीक है ना? तो फंक्शन होता है ऑन टू। अब आप देखो तो साइन पाई भी किससे मैप करेगा? 0 से, और 0 भी किससे मैप करेगा? 0 से मैप करेगा। मतलब दो एलिमेंट्स की एक इमेज 1 1 नहीं है ना, 1 1 नहीं है। तो फिर हमने कुछ यहां पर ये कह दे कि व्यवस्था बनाई कि ये 1 1 ऑन टू बन जाए, क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स तो चाहिए, आपने पढ़ा भी है साइन इनवर्स एक्स। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर साइन एक्स की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट मतलब उसका एक छोटा हिस्सा लिया और बाकी हिस्सा उसका छोड़ दिया। तो हमने साइन एक्स की डोमेन ले ली केवल -π/2 to π/2, और अब इस वैल्यूज के अंदर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। यूनिक इमेज मिलेगी, मतलब कोई भी दो एलिमेंट को रखने से सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, और हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। तो मतलब जब हमने साइन इनवर्स एक्स को किया तो डोमेन को डोमेन बदल जाते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की तो डोमेन बन गई ये वाली, और कोडोमेन क्या, रेंज क्या बन जाएगी इसकी? -π/2 to π/2। साइन एक्स जो है किस डोमेन और रेंज पर इन्वर्टिबल हुआ? साइन एक्स की डोमेन को जब मैंने -π/2 to π/2 और -1 to 1 कर दिया, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया। इसकी नेचुरल डोमेन पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। आ रही ना बात समझ में? जो इसकी नेचुरल डोमेन थी वो थी रियल नंबर, उस पर ये मैनी वन फंक्शन बन रहा था। तो हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करवाया, तब जाके कहीं साइन इनवर्स एक्स हमें मिला है। और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1, और कोडोमेन या फिर रेंज होती है -π/2 to π/2। क्लियर हुआ है? अब इसका असर्शन देखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। तो क्या ये बात सही है कि उसके डोमेन में ही उसका क्या कर जाता है? इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है? नहीं होता ना, क्योंकि हमें डोमेन को हर केस में क्या करना पड़ता है? रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से असर्शन तो फॉल्स हो गया। असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ में आया ना? ये बात गलत है कि उसके नेचुरल डोमेन पर उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। द इनवर्स ऑफ साइन एक्स एग्जिस्ट फॉर x इज इक्वल टू -π/2 to π/2। सही बात है कि साइन एक्स का जो इनवर्स है वो किस डोमेन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? -π/2 to π/2 में एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो बताया मैंने आपको। तो ये बात क्या है? सही है। अब ऑप्शंस पढ़ लो अपने। पहला ऑप्शन है both A and R, यानी assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। ये तो है ही नहीं, क्योंकि assertion false है हमारा। So A is false but R is true। किस में दे रखा है? D ऑप्शन के अंदर A is false and R is true। R is true, ये हमारा क्या है इसमें आपका सही रहेगा, क्योंकि assertion false है और रीजन ट्रू है हमारा। क्लियर है?